तो स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख रहे हो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह है। न्यूमेरिकल क्या है आपके पास कि 4 मासेस 150 kg, 200 kg, 100 kg and 250 kg are attached to a shaft revolving at radius 150 mm, 200 mm, 100 mm and 250 mm in a plane A, B, C and D respectively. मीन्स आपके पास कोई भी रोटेटिंग शाफ्ट है, उस रोटेटिंग शाफ्ट में आपके पास कोई डिफरेंट प्लेन है A, B, C एंड D, ठीक है। और इन प्लेन की जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, मीन्स प्लेन A का जो रेडियस ऑफ रोटेशन है 150 mm, B का है 200 mm, C का है 100 mm और D का है 250 mm, क्लियर। और उनके सभी प्लेन पर जो डिफरेंट प्लेन्स हैं उस पर जो मास अटैच्ड है, उन मास की वैल्यूज भी दे रखी है। मास M1 मीन्स 150 kg, M2 200 kg, M3 100 kg और M4 250 kg, ठीक है। अब किसी रिवॉल्विंग शाफ्ट पर ये अटैच्ड है और उसमें क्या बोला है, द प्लेन बी सी एंड डी, द प्लेन बी सी एंड डी एट एन डिस्टेंस 350 mm, 500 mm एंड 800 mm फ्रॉम प्लेन ए। मतलब आप मान के चलो कि ये जो न्यूमेरिकल है वो आपका क्या है, रोटेटिंग मीन्स की रोटेटिंग मास है इन डिफरेंट प्लेन, मतलब जितने भी रोटेटिंग मास है वो सभी अलग अलग प्लेन्स पर है। तो अलग अलग प्लेन ए बी सी डी कोई भी अलग अलग प्लेन पर कोई मास है और प्लेन बी सी एंड डी और बी और सी और डी ये जो 3 प्लेन है उनकी जो डिस्टेंस दे रखी है प्लेन ए से वो दे रखी है 350 mm, 500 mm एंड 800 mm फ्रॉम प्लेन ए। मतलब सभी की जो डिस्टेंस दे रखी है मीन्स जो दूसरे प्लेन है आपके पास बी सी और डी, उन सभी प्लेन की डिस्टेंस प्लेन ए से दे रखी है 350, 500 और 800 mm, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द मासेस इन प्लेन बी सी एंड डी आर एट एन एंगल, मतलब जो मास है आपके प्लेन बी सी एंड डी आर एट एन एंगल 105 डिग्री, 200 डिग्री एंड 300 डिग्री मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम मास इन प्लेन ए। मतलब आपको प्लेन ए से जब आप एंगल को मेजरमेंट करते हो, मतलब प्लेन बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए, मतलब प्लेन ए से जो बी का एंगल है वो 105 डिग्री, प्लेन सी का एंगल है ए से वो है 200 डिग्री और प्लेन डी का जो एंगल है ए से वो है 300 डिग्री, ठीक है। ये सारे प्लेन्स का जो एंगल दे रखा है वो भी दे रखा है हमारे पास। सो इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस the system by placing it is required to balance the system by placing the balancing masses in the plane P and Q which are midway between the plane A and B and between the plane C and D। अब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई एक बैलेंसिंग मास है, कोई बैलेंसिंग मास है जिसका मैंने बोल दिया कि ये प्लेन P है और ये प्लेन Q है, उसका कोई बैलेंसिंग मास है जो कि क्या है मिडवे, मिडवे मतलब ए और बी के बीच में रखा हुआ है और दूसरा रखा है सी और डी के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। सो इफ द बैलेंसिंग मासेस रिवॉल्व एट रेडियस 180 mm, अगर बैलेंसिंग मासेस मतलब जो बैलेंसिंग मास जो हमने ए और बी और सी और डी के बीच में रखा है अगर 180 mm रेडियस ऑफ रोटेशन से रिवॉल्व करता है तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द बैलेंसिंग मास। मतलब आपको बैलेंसिंग जो आप रख रहे हो, जो एज्यूम कर रहे हो, बैलेंसिंग कौन कौन से मास, मतलब एक बैलेंसिंग P और एक बैलेंसिंग Q जो एज्यूम कर रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसका एंगल भी निकालना है। तो ये हो गई आपकी कंसेप्चुअली पूरी थ्योरी। अब इसको हमने समझ लिया है, अब इसके बेस पर कौन सा डेटा गिवन है, कौन सा डेटा है, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम से आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम से आपको हर एक चीज को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपके पास कौन कौन सी चीज दे रखी है हमको उसको फोकस करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में दे रखा है वो है मास दे रखा है, तो गिवन डेटा। तो हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब थ्योरी कंसेप्ट को हमको ध्यान रख के इसके न्यूमेरिकल्स को ध्यान रखना है। सो गिवन डेटा, गिवन डेटा में
सबसे पहले आपके पास है मास ऑफ प्लेन ए, जो कि कितना दे रखा है 150 केजी, एंड उसका रेडियस ऑफ रोटेशन भी दे रखा है, वो दे रखा है 150 mm। अब एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, जब भी कोई वैल्यू आपके पास mm में होती है तो हमको उसको मीटर में चेंज करना होता है, मीटर। उसी तरह मास बी का दे रखा है, बी का मास कितना दे रखा है 200 केजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 200 केजी, तो 200 केजी है, और रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर प्लेन बी उसके लिए 200 mm क्वेश्चन में दे रखा है। देखो यहीं से हमको देखना है पूरा, ये डेटा को हमको कंसीडर करना है और इसी डेटा को कंसीडर करना है। तो रेडियस ऑफ रोटेशन तो 200 mm, तो ये कितना हो जाएगा 0.20 मीटर, ठीक है। जैसे मास एम ए एम बी, अब उसी तरह मास एम सी के लिए देखेंगे, तो एम सी के लिए आपके पास बताइए मास एम सी के लिए कितना है 100 केजी दे रखा है, तो ये 100 केजी, और रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर मास सी के लिए दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100 mm, ठीक है, 100 mm दे रखा है ना। मास तो दे रखा है 100 केजी, और रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दे रखा है 100 mm, तो ये हो जाएगा 0.101 मीटर, 0.1 मीटर। अब एम डी दे रखा है, एम डी कितना है, एम डी है 250 केजी, ठीक है, कितना है एम डी 250 केजी, कितना है एम डी, मास कितना दे रखा है एम डी का, मास है इसका आपका एम डी का, सॉरी इसका 210 है, 210 केजी, और इसका रेडियस ऑफ रोटेशन जो दे रखा है 250 mm, तो ये कितना हो जाएगा 250 mm है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.25। अब हमें क्या करना है, देखो जो क्वेश्चंस में बोला है ना हमको उसके अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई शाफ्ट है, स्टूडेंट क्या है, मेरे पास कोई शाफ्ट है, रोटेटिंग शाफ्ट है इस तरह, मैंने यहाँ पर स्केल ली, थोड़ा इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये स्केल ली मैंने, ठीक है, ये स्केल ली। अब स्केल में मेरे पास कितने 4 मासेस हैं, मैंने बोल दिया 4 मासेस है, एक की डिस्टेंस पर एक दूसरा मासेस है, फिर तीसरा मासेस है, और उसके बाद में 4th मासेस है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चंस में चीज बोली है आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हमने देखा कि हमारे पास कितने मासेस हो गए 4 मासेस हैं, इसको मैंने बोल दिया ये 4 मासेस है। अब एक चीज तो क्लियर है कि 4 मासेस पर्टिकुलर एक प्लेन ए है, एक प्लेन बी है, एक प्लेन सी है, और एक प्लेन डी है, ये चीज क्लियर है। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स आपका जो डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है डिस्टेंस, द प्लेन बी सी एंड डी आर एट एन डिस्टेंस 350 mm, 500 mm और 800 mm, मतलब प्लेन बी का ए से जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर कितना दे रखा है 350 mm, 350 mm दे रखा है, और प्लेन ए से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 500 दे रखा है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ले लिया 500 ले लिया, कितना ले लिया ये 500 ले लिया। और उसके बाद तीसरा डिस्टेंस कितना दे रखा है 800, जो कि किससे दे रखा है ए से, प्लेन ए से 800, तो डी का डिस्टेंस कितना दे रखा है 800, तो मैंने 800 यहाँ पर
तो देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया स्टूडेंट 800। ठीक है, तो अपना काम यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब मैंने क्वेश्चन में बोला है ना आपको, देखो कि बी सी, क्या बोला है इसमें कि प्लेन बी सी एंड डी आर एट एन डिस्टेंस 350 mm, 500 mm और 800 mm फ्रॉम प्लेन ए। ये काम अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद एंगल की बात भी करी, तो एंगल की बात मैं कहाँ पे करूंगा, जो आपका स्पेस डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब एंगल की बात करूंगा। तो अभी हमको एंगल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी तो पहले हम किसको करेंगे, इसकी जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या बोला इसमें, इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस दिस सिस्टम बाय प्लेसिंग द बैलेंसिंग मासेस इन द प्लेन पी एंड क्यू। मतलब हमने क्या करा, पी और क्यू कोई बैलेंसिंग मास रखा है विच आर मिड वे बिटवीन द प्लेन ए एंड बी। मतलब अपन को ए और बी के बीच में रखना है और दूसरा प्लेन सी और डी के बीच में कोई बैलेंसिंग मास रखना है। तो देखिए अब इस डायग्राम में आप क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास ए और बी, उसके बीच में मिड वे, मतलब मिड वे मीन्स कि अगर ये इसका डिस्टेंस 350 mm है तो ये सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक हमने कोई मास एज्यूम करके यहाँ पे प्लेस किया है, इसको बोल देते हैं हम मिड वे। तो ये हो गया आपका पी प्लेन। कौन सा प्लेन, पी प्लेन। और उसी तरह एक क्यू प्लेन पर रखा है। देखो पी तो मिडवे पे है किसके, ए और बी पर, और क्यू किसके मिडवे पे है, सी और डी पर। तो मैंने सी और डी के भी बीच में एक प्लेन रखा हुआ है बैलेंसिंग मास। तो यहाँ पे भी मैंने एज्यूम कर दिया कि ये है आपका क्यू। तो स्टूडेंट देखो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ये है आपका पी और ये है आपका क्यू। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर होगा कि जो P है इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि ये किसी A और B प्लेन है उसके बीच में रखा हुआ है, और जो Q है वो C और D कोई प्लेन है उसके बीच में रखा हुआ है। तो मुझे यह क्या करना है स्टूडेंट, इस P प्लेन को जो मैंने यहाँ पर मिड पे रखा है A और B के बीच में, और जो Q प्लेन को रखा है इसके मिड पे, तो मुझे स्टूडेंट इसकी वैल्यू फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। किसका, मास ऑफ प्लेन B एंड मास ऑफ प्लेन Q। ये दो वैल्यू हमारे पास नहीं है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है और इसकी एंगुलर पोजीशन भी फाइंड करना है कि मीन्स इसका एंगल कितना होगा इस मास P के लिए और इस Q के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है स्टूडेंट्स कि इफ द बैलेंसिंग मासेस रिवॉल्व एट रेडियस 180 mm। 180 mm का मतलब है कि भाई आपके पास आर पी एंड आर क्यू दोनों का रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दे रखा है, 180 mm। तो मतलब इसका रेडियस मतलब इसकी जो वैल्यू मीटर में कितना हो जाएगा, 0.18 मीटर। क्लियर है इतना, ये समझ में आ गया आपको। अब एक चीज और मैं बताऊंगा कि अब चूंकि ये जो न्यूमेरिकल है ये कौन से केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो सारे मासेस है एक सेम प्लेन पर न होते हुए हर एक मासेस डिफरेंट प्लेन पर है। अगर डिफरेंट प्लेन पर है तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये पूरी तरह से क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, मतलब उसमें कहीं ना कहीं अनबैलेंस क्रिएट होगा। तो उन अनबैलेंस को दूर करने के लिए हमने एज्यूम करा कि पी और क्यू कोई अनबैलेंस मीन्स कोई बैलेंसिंग मास है जो उसको हमने ए और बी और सी और डी पर रख दिया। तो अब हमें उसकी मैग्नीट्यूड पी और क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड और उसके एंगुलर पोजीशन फाइंड करें कि पूरी तरह से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम अब इस टेबल से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब टेबल से स्टार्ट होता है तो मैं आपको बनी बनाई टेबल होती है, एक टेबल आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताऊंगा। अब इसमें एक और चीज है कि टेबल को बताने के पहले फ्रंट में एक रेफरेंस प्लेन लूंगा। रेफरेंस प्लेन समझते हो ना, रेफरेंस प्लेन का मतलब ये होता है कि रेफरेंस प्लेन में हम ये जैसे कि मान लो कोई भी एक पॉइंट जैसे कि ए से लेकर डी तक जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मासेस हैं तो हम इनके कोई पर्टिकुलर मास का एक रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया स्टूडेंट कि मैं एक कोई रेफरेंस प्लेन लेता हूँ, ठीक है। रेफरेंस प्लेन लेता हूँ मतलब मैंने बोल दिया कि भाई मैं पी को रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ। इसको रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ, पी को। रेफरेंस प्लेन का मतलब होता है
कि रेफरेंस प्लेन के ईस्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और इसके राइट हैंड साइड वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब मैं किसी प्लेन को रेफरेंस प्लेन रेफरेंस में मान लेता हूँ। अगर मैं पी प्लेन को रेफरेंस मानता हूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और इसके राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, पॉजिटिव होगी। तो उसके बेस पर मैं अब यहाँ पर टेबल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब टेबल में आपके पास कौन कौन से प्लेन है, प्लेन ए, प्लेन पी, प्लेन बी, सी, क्यू और डी, ये सारे प्लेन हैं। तो स्टूडेंट प्लेन ए पर जो मास है वो कितना है दे रखा है, क्वेश्चंस में दे रखा है प्लेन ए पर मास कितना दे रखा है, 150 केजी दे रखा है। तो मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट्स की एम ए इक्वल टू 150 केजी। कितना हो गया, 150 केजी प्लेन ए पर। और प्लेन बी पर कितना मास दे रखा है, 200 केजी, मतलब मास ऑफ प्लेन बी पर। और मास ऑफ प्लेन सी पर कितना दे रखा है, मास ऑफ प्लेन सी पर दे रखा है आरसी। ये एम सी हो गया आपका, ये हो गया 100 केजी। यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी, प्लेन पी पर तो मास नहीं दे रखा ना, प्लेन पी क्या है आपका, ये फाइंड करना है ना अपन को प्लेन, तो एम पी कर दिया मैंने। इसका मुझे मास क्या अभी पता नहीं है ना स्टूडेंट, पी का मुझे मास पता है क्या, पी का मास मुझे फाइंड करना है ना, तो पी को मैंने क्या कर रहा है यहाँ पे अननोन कर दिया, एम पी लिख दिया ओनली। एम बी पर कितना है, तो एम बी पर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, एम बी पर कितना है स्टूडेंट मास बताइए, 200 केजी। तो मैंने लिख दिया 200 केजी। उसी तरह एम सी पर कितना है, एम सी पर 100 केजी, तो एम सी पर मैंने बोल दिया 100 केजी। एम क्यू कितना है, एम क्यू आपके पास अननोन है तो इसको मैंने अननोन कर दिया। और एम डी पर कितना है, तो एम डी पर है मेरा मास, एम डी पर है मेरा 210 केजी। तो स्टूडेंट लिख दिया मैंने 210 केजी। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन सबके लिए दे रखा है। आर ए के लिए कितना दे रखा है, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा जल्दी करके, तो आपको ये तो चीज, ये जो चीज है एक ही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आर ए के लिए 0.150, एमपी के लिए, एमपी के लिए भी रेडियस ऑफ रोटेशन मैंने बताया था आपको, बैलेंसिंग मास के लिए भी रेडियस ऑफ रोटेशन गिवन है 180 mm, तो इसको 0.18 कर देते हैं, 0.18 mm मीटर, सॉरी क्योंकि मीटर में दे रखा है। और उसके बाद में बी के लिए कितना है, बी के लिए दे रखा है 0.2, और सी के लिए कितना दे रखा है 100, मतलब 0.1, क्यू के लिए कितना लिखा है 0.18, और लास्ट में डी के लिए 250 mm, तो मतलब 0.25। क्लियर है। अब भाई सेंट्रोफिकल फोर्स फाइंड करना है, तो सेंट्रोफिकल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, मास इंटू रेडियस, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 22.5, 22.5 ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा 0.18 मास एमपी। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा 10, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0.18 एमक्यू, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टूडेंट, अब अपना जो मेन मुद्दा होता है कि मैं रेफरेंस प्लेन से इस साइड की ओर नेगेटिव ले रहा हूँ और इस साइड ले रहा हूँ पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से आप डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है टोटल, ये डिस्टेंस टोटल स्टूडेंट है 350 mm, तो ये मिडवे में है। तो मतलब अगर मैं प्लेन ए की बात करूँ तो प्लेन ए पी से कितना डिस्टेंस पर है, अगर ये 350 mm तो ये कितना होगा 175 mm होगा ना, 175 mm। तो मैं यूं बोल देता हूँ कि ये 175 mm होगा। अब चूंकि ये रेफरेंस प्लेन से लेफ्ट हैंड साइड में, इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स मैं यूं बोल देता हूँ ये है 0.175 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसी प्लेन पर है तो स्टूडेंट ये तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में प्लेन बी की बात करूं तो प्लेन बी का कितना हो जाएगा, प्लेन बी का हो जाएगा 175, तो इसका वापस से मैं लिख देता हूँ
175 तो मीटर में 0.175। अब उसके बाद प्लेन सी की बात करें। अब प्लेन सी का ए से ए पी से देखते हैं। ये प्लेन रेफरेंस प्लेन के लिए आपने पी दिया है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 175। अब चूंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 500, कितना है ये 500, तो 500 में से अगर मान लो 350 माइनस करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा 150 बचा। तो 150 और प्लस 175, 150 प्लस 175, तो ये कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। 325 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.325 मीटर, क्योंकि 325 में था तो 0.325 क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है रेफरेंस लेंथ क्यू की बात करते हैं। तो क्यू से डिस्टेंस कितना होगा, क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का 175, फिर ये है आपका 150, और फिर उसके बाद में आप चूंकि देखो ये मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि सी से डी का जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा 300। क्यों 300, क्योंकि भाई ये 500 और ये कितना है 800, तो 500 को जब 800 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा 300। तो 300 का हाफ कितना हुआ 150, तो 150 ये और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 0.475 मीटर, मतलब 475 होगा। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.475 मीटर। उसके बाद में लास्ट यहाँ से यहाँ तक। अब डी प्लेन का इस रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस ये होगा 625। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसको कैलकुलेट करते हो, इसको कैलकुलेट करते हो और यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करते हो, ये होगा 625 मीटर। तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.625 सॉरी mm, तो इसको मैं मीटर में लिख देता हूँ। क्लियर, क्योंकि सारी वैल्यू को हमको मीटर में ही करना है, ये सारी वैल्यू क्या होगी मीटर में ही होगी। तो ये हो गया आपका रेफरेंस प्लेन। अब स्टूडेंट्स कपल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कपल के लिए फॉर्मूला होता है एम आर और एल। ये होता है कपल के लिए फॉर्मूला, मास जो कि है, आर जो कि है, और एल मतलब आपका डिस्टेंस, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्टेंस से। तो देखो आपको एक टेबल और मिलेगी यहाँ पे। तो एम आर एल अगर मैं इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें डिस्टेंस में, तो ये हो जाएगा टोटल मेरा -3.937, कितना हो जाएगा -3.937, और ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई में इससे 0 से करूंगा तो ये हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लाई में इससे करूंगा तो ये हो जाएगा 7, इसका मल्टीप्लाई में इससे करता हूँ तो ये हो जाएगा 3.25, इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो ये हो जाएगा MQ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.085, और इसका मल्टीप्लाई में इससे करता हूँ तो ये हो जाएगा 39.062। क्लियर, ये टेबल आपको समझ में आई कि नहीं पहले ये बताइए मुझे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया ये टेबल आपको, बोलिए। यस सर। ठीक है, बस ये मेन यही था कि समझना होता है आपको। टेबल के बाद हमको क्या करना है, स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट देखो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना वो आपका होता है स्पेस डायग्राम। अगर मान लो आपको स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना आ गया है तो मान लो आपको 99% हर एक चीज क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, खाली स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्पेस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। तो देखो अपन स्पेस डायग्राम में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज पहले मैं इसका सहारा लेता हूं, ठीक है। अब स्पेस डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेस डायग्राम। अब अपन अपने एंगल पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे एंगल कितना दे रखा था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कितना एंगल दे रखा है। The masses in plane B, C and D are at an angle 105 degree, 200 degree and 300 measure anti-clockwise from the mass plane A। मतलब प्लेन A से प्लेन B, C और D के जो एंगल दे रखे 105 डिग्री, 200 डिग्री एंड 300 डिग्री मेजर एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द मास इन द प्लेन A। मतलब प्लेन A से जो मास है
उससे जितने भी एंगल है प्लेन बी सी और डी के, वो एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि एज्यूम कर लो कि भाई मेरे पास स्पेस डायग्राम में आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, खाली यहाँ पर इतना सा काम करना है, एक स्पेस डायग्राम आपने छोटा सा बना दिया यहाँ पे इस तरह से जस्ट। इसके लिए आपको कोई डायमेंशन नहीं लेना है स्पेस डायग्राम में। तो स्पेस डायग्राम में मैंने यूं बोल दिया, एज्यूम करा कि ये क्या है आपका मास ए, और या यूं बोल दो प्लेन ए, इसका एंगल कितना है 0। अब मास ए से मीन्स प्लेन ए से दूसरे प्लेन के जो एंगल है वो ऑलरेडी क्वेश्चंस में दे रखे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक एंगल दे रखा है 105। तो मास बी का एंगल है 105 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, मेजरमेंट करूंगा। ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए मैं डी का सहारा लूंगा। एक मिनट, तो डिवाइडर का यूज करता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा। देखो अब स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने डी रखा इस प्लेन पे। ठीक है, आपको क्या एंगल लेना है 105। 105 कहाँ आएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये चीज तो पता है ना आपको, एंटी क्लॉकवाइज लेना है मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये लेना है आपको 105। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक ये ले लिया आपने मास बी। तो मास बी का एंगल मास ए से कितना है 105 डिग्री। क्लियर। अब उसी तरह मास ए से मास सी का एंगल कितना दे रखा है, वो है 200। तो 200 कैसे निकालोगे आप, देखो क्योंकि यहां से यहां तक कितना है ये 180, तो 180 से 20 कर दोगे, 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 200। तो आपने यहां से यहां तक कितना ले लिया स्टूडेंट, 200 ले लिया। स्केल से यहां से यहां तक ले लिया मैंने इसको 200। ठीक है, एम ए एम बी और ये हो जाएगा एम सी, और एम डी कितना हो जाएगा 300 बताया था मैंने। तो 300 भी यहाँ पे आपने डी लिया, और ठीक है, तो 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, 280, 290 और 300 समथिंग ये यहाँ तक। तो आपने स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का अपना मेन काम कर लिया। तो ये कितना हो गया आपका एम डी। तो देखो स्टूडेंट्स, मास ए से मतलब ए से प्लेन बी का जो एंगल है वो कितना 105, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 200 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 300 डिग्री। क्या करना है स्टूडेंट, जो अपने लास्ट टाइम करा था, जो आपको पता है क्या किया था, अपने स्केल लिया था। तो अपन को देखो इस टेबल में, आप इस टेबल में आपने एक ही देखो कि कपल्स की टेबल है और आपकी सेंट्रीफ्यूगल टेबल है, इसमें कौन सी टेबल में मीन्स कौन से कॉलम में ज्यादा अननोन दिख रहा है आपको, किसमें अननोन ज्यादा है, यहाँ पर अननोन कितने हैं, 2 अननोन है 1 और 2, और यहाँ पर अननोन कितने हैं, एक ही दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये कितने अननोन है, एक फोर्थ अननोन दिख रहा है आपका एम क्यू, और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 2 फोर्थ अननोन दिख रहे हैं ना। मैं चाह रहा हूँ कि देखो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो कॉलम है और एक कपल्स की कॉलम है, तो आप देखो कपल्स की कॉलम में आपके पास -3.937 07 3.25, और एक है आपका एम क्यू मल्टीप्लाई 0.085 और 39.062। तो इसमें एक ही अननोन है आपके पास एम क्यू, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। क्लियर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले कॉलम में हमको 2 फोर्स के आपके पास अननोन, इसकी वैल्यू नहीं पता है। क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे कपल पॉलीगॉन। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से एक अननोन वैल्यू मिल जाएगी एम क्यू की, और जब एम क्यू की मिल जाएगी तो फिर हम उस एम क्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो फिर हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल सकते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, कपल पॉलीगॉन डायग्राम करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, कपल पॉलीगॉन डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एम क्यू की वैल्यू ही अननोन है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, कपल पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए स्केल लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, स्केल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, कपल पॉलीगॉन। तो कपल पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अब स्टूडेंट स्केल को हम सिलेक्ट करते हैं। तो बताइए अब मैं स्केल में अब इस पूरी कॉलम में मुझे बताइए सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0 को छोड़ के,
मिनिमम वैल्यू कौन सी, जीरो को छोड़ के और अननोन को छोड़ के सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है ना। अभी नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को भूल जाओ, आप केवल डिजिट देखो, डिजिट में आपको जीरो को छोड़ के और अननोन को छोड़ के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है। 3.25 आपकी क्या है, सबसे स्मॉल वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, 3.25 क्या इसकी यूनिट होगी, केजी मीटर स्क्वायर, केजी। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, केजी मीटर स्क्वायर। तो देखो 3.25 केजी मीटर स्क्वायर इक्वल टू, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैंने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर। क्या एज्यूम कर लिया इसको मैंने, 1 सेंटीमीटर। तो आप देखो, तो इसके रिप्लेस में आप M1, ठीक है, M1, MB, MC और MD। तो पहले हम उन प्लेन्स की बात करेंगे जिनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, नोन है। तो देखो मास MA के लिए, तो फॉर मास MA के लिए, तो फॉर मास MA के लिए कितना हो जाएगा, मास M में कितना वैल्यू दे रखा है, अभी नेगेटिव को भूल जाओ, अभी माइनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.937। तो क्या लिखेंगे इसको, 3.937। तो आप इसको चेंज करोगे 3.25 स्केल से, तो ये स्केल क्या हो जाएगी, अगर सेंटीमीटर में लोगे तो 1.25 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 3.937। तो MA के लिए अगर हम कैलकुलेट करते, देखो 3.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के लिए हमने क्या एज्यूम किया था, 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया था। तो मास MA के लिए कितना हो जाएगा, 3.937 बाय 3.25। तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 1.25। अब उसी तरह 7 के लिए बात करेंगे, मतलब मास B के लिए। तो मास B के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 7/3.25। कितना हो जाएगा, 7/3.25। तो ये टोटल कैलकुलेट करोगे आप इसको जब यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2.15। उसी तरह हम MC के लिए भी कर सकते हैं 3.25। तो इसका तो 1 सेंटीमीटर आ ही रहा है, 3.25/3.25 तो कितना आया, 1 सेंटीमीटर ही आया। और MD के लिए कितना आया, MD के लिए कितना हो जाएगा बताओ, MD के लिए कितना है आपके पास, 39.062। तो ये कितना हो जाएगा, 3.25। तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 12.01। मेरा काम 99% हो गया। अब देखो स्टूडेंट, आपको इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, इसके डायग्राम का यूज करना है और इन स्केल्स का यूज करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली मेरे साथ ये रोलर स्केल है ना, इसका यूज करना है। तो देखो सबसे पहले आप टेबल में देखो, मास ये प्लेन ए पर, ये क्या चीज है आपकी, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता तो इधर जाता है, नेगेटिव होगा तो किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। क्लियर। तो आप अपने हिसाब से क्या करोगे, अपने हिसाब से आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एक लाइन खींच दो। देखो कितना दे रखा है एमए, एमए का कितना दे रखा है, एमए का बताया ना मैंने, -3.937। तो -3.937 मतलब माइनस की वैल्यू आपको चाहिए। तो इसका स्केल कितना दे रखा है, 1.2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, अगर ये पॉजिटिव रहता, अगर ये टेबल में पॉजिटिव रहता तो हमको इस डायरेक्शन में खींचना होता है लाइन, लेकिन चूंकि ये क्या है, नेगेटिव है, तो हमको क्या करना होगा, स्केल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 1.25 मीटर खींचना होगा। तो 1.25 मतलब ये हो गया आपका इस डायरेक्शन में। मैं नीचे कर देता हूँ, मैं नीचे कर देता हूँ बस, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अब आपका जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर जाएगा, O टू A, इधर की ओर गया। तो ये आ गया ना। देखो अगर इसका रोलर स्केल हम देखते काउंट लेवल तो इस तरह होता है। और दूसरा है MB, क्या था आपका वन, ये MB का जो देखो, MB का स्केल कितना है 2.15। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लेना है रोलर स्केल। क्या लेना है, रोलर स्केल। और यहां से आपको पैरेलल लेना है, कितने पॉइंट जाना है आपको, 2.15। मतलब ये यहाँ से आपको इधर से इधर गए और गए कितना, आप यहाँ पे 1 2 और ये हो गया आपका इतना। समझ में आया इतना, ये 0 टू A टू B। अब मैं क्या करूंगा, वो देखूंगा ना MG का कितना दे रखा है
1 सेंटीमीटर। इसको पैरेलल में गए, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे जस्ट इसके पैरेलल में जाना है। थोड़ा समय देखो, अपन डायरेक्टली यहाँ पे आए, पैरेलल में आए, मतलब आपने 1 सेंटीमीटर इतना करा, तो देखो 0 to A to B और B to C। अब आपको देखना है D के लिए, तो D के लिए देखो कितना आ रहा है, 12.01 सेंटीमीटर। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्केल को इस तरह से पैरेलल ले जाना है और यहाँ पे गए, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे रखना है इसको, और इसको देखो ये यहाँ से 12 तक, यहाँ पे रखा आपने 12 तक, क्लियर। तो ये देखो 0 to A to B, B to C और C to D। अब चूंकि हम कपल पॉलीगॉन की बात करें तो हमेशा डैश में होगा, 0 to A डैश, B डैश, C डैश और ये D डैश। अब मुझे बस क्या ये बैलेंस हुआ है? तो बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, केवल यहाँ से इसको मिला देना है, क्लियर। तो देखो डायरेक्शन भी इसका ये हो गया, आपका यहाँ से यहाँ तक बैलेंस कर दिया इसको। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है स्केल को। तो ये आके आपकी वैल्यू आती है 9.1। तो मतलब ये जो वैल्यू है कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये आपका क्या निकला, ये आपका निकल गया MQ मल्टीप्लाई 0.085। तो इसको मैंने बोल दिया MQ मल्टीप्लाई कितना हो गया, MQ मल्टीप्लाई 0.085, 0.085। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना रहा? अगर स्केल की बात करूं तो देखो, स्केल की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है MQ मल्टीप्लाई 0.085, ठीक है, और इक्वल्स टू, अगर इसकी स्केल की बात करूं तो O2 ये क्या है, D डैश O, ये हो गया, और मल्टीप्लाई स्केल। स्केल है आपका 9.1, कितना निकला आपका 9.1, और मल्टीप्लाई स्केल। तो स्टूडेंट अपने स्केल क्या रखी थी, स्केल रखी थी अपने 3.25 kg मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये जो वैल्यू आई है किसके फॉर्म में आई है, सेंटीमीटर के फॉर्म में आई है ना, तो आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना कर सकते हैं, 3.25 kg मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है MQ मल्टीप्लाई 0.085 इक्वल्स टू 9.1 मल्टीप्लाई 3.25। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे MQ की वैल्यू, तो MQ की वैल्यू जो स्टूडेंट आएगी ना, वो इस तरह आएगी 9.1 मल्टीप्लाई 3.25 अपॉन 0.085। तो MQ की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, वो अप्रोक्सी आ जाएगी आपकी 347.9 kg। तो देखो आपको अननोन वैल्यू मिल गई MQ की, ये आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है कि भाई अब एंगल भी तो फाइंड करना है स्टूडेंट आपको। तो एंगल कैसे फाइंड करोगे, आपको देखो कुछ नहीं करना है, ये जो रोलर स्केल है ना, इसका यूज करना है, और इसको जस्ट स्पेस डायग्राम में आपको ये जो मास है इसको स्पेस डायग्राम में यहाँ पे जाके स्पेस डायग्राम में इस तरह कर देना है। तो देखो ये आपका, ये आपने कॉन्फ़िगरेशन स्पेस डायग्राम में यहाँ पर एक मास फाइंड कर लिया है, वो MQ। अब इसका जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, वो एंगल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है, यहाँ से सीधा यहाँ पे रखा है इसको, और इसको मेजर कर लिया कि भाई ये एंगल कितना आया, यहाँ पे रखा, ये आ गया आपका, ये भी उतना ही एंगल आया 1.5 1.6 के बीच में। तो ये आपका जो थीटा बी जो एंगल हो जाएगा आपका, थीटा एंगल कितना हो जाएगा आपका एम के लिए, वो हो जाएगा 106 डिग्री। ना इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, मतलब यहाँ पे ये 105 है ना, सॉरी 110 के आसपास एंगल आएगा, 110। तो ये क्लियर हो गया आपको इतना।
यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताइए आप। एम का एंगल पता चल गया आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आपने एंगल भी निकाल लिया। ये एंगल कैसे आया, मतलब ये आप लोग को क्या करना है, ये रोलर स्केल को इस तरह, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर थी, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको यहाँ पे रख के डायरेक्टली यहाँ पे रख के यहाँ पे सेट कर देना है, तो आपका एक एमक्यू मास आ गया। क्लियर, मतलब इसको आपने स्केल को इस तरह ले गए और यहाँ पे रख दिया, ये आपका एमक्यू आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है स्टूडेंट यार? ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको एमक्यू की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो एमक्यू की वैल्यू है ना, एमक्यू की जगह आप क्या फाइंड रख दोगे, 347.9 को रख दोगे ना, तो आपको जो एमक्यू की वैल्यू आएगी ना, ये टोटल ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 62.6 केजी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ किया था ना, अब आपको क्या डायग्राम ड्रॉ करना है, कपल फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब आपको स्टूडेंट ड्रॉ करना है फोर्स पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट फोर्स पॉलीगॉन के लिए क्या करेंगे बताइए मुझे। फोर्स पॉलीगॉन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके पास अननोन कितने रह गए, एक ही अननोन रह गया, एमक्यू वाला, एमपी वाला, क्योंकि एमक्यू तो अपन ने फाइंड कर चुके हैं। तब आपके पास एक ही अननोन रह गया, तब हमको प्लेन ए से स्टार्ट करना है। तो प्लेन ए से ही स्टार्ट करना है आपको। तो देखो सबसे पहले आप स्केल लोगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, नहीं 0.25 नहीं है, सॉरी ये 62.5 है, गलती कर दी मैंने, है ना, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 62.5 और 62.6, आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है 10। फोर्थ पॉलीगॉन में आप क्या करोगे, स्केल लोगे। तो स्केल कैसे लोगे आप, ये लिखोगे स्टूडेंट 10 kg। अब इसकी यूनिट क्या है, केजी मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो आप हर एक वैल्यू निकाल सकते हो, इसके लिए 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 निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ सभी के लिए निकाल देता हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा अपना एम ए के लिए, एम ए के लिए कितना हो जाएगा, एम ए के लिए हो जाएगा 22.5 केजी मीटर। तो ये हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने इसके लिए करा वैसे के वैसे उसके लिए भी होगा। एमबी के लिए कितना हो जाएगा, एमबी के लिए हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। एमसी के लिए हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एम क्यू, एम क्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, ये निकाल चुके हो एम क्यू 62.6। तो 62.6 के लिए कितना हो जाएगा, ये 6.3 सेंटीमीटर। और एम डी के लिए हो जाएगा आपका 6.3 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट दोनों की वैल्यू लगभग हम सेम मानेंगे। अब हमको क्या करना है, स्केल रखना है। कौन सा स्केल, रोलर स्केल। तो सबसे पहले क्या है आपका, स्टार्टिंग कहाँ है, ए से मीन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब आपका स्केल क्या होगा 0 टू ए इस डायरेक्शन में जाएगा। तो 0 टू ए आपको रखना है इस डायरेक्शन में। इसे भी ले लो, यहाँ तक भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ले आओ, ठीक है। ये यहाँ से इसको इस तरह ले आओ, यहाँ तक भी ले आओगे तो कोई इशू नहीं है। तो आपने रखा इसको 2.25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 1 2 यहाँ तक। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 0 टू 1। अब उसके बाद क्या करूंगा, एमडी वाला काम हो गया ना। अब उसके बाद में क्या करूंगा, इसको इस डिस्टेंस को पैरेलल ले जाऊंगा इस तरह से, और एमडी का कितना है 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा भैरू, इसको यहाँ से 4 सेंटीमीटर, समझ यहाँ से 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से गए आप, देखो थोड़ा सा इसको यहाँ से लेता हूं मैं 4 सेंटीमीटर, है ना। एक बार थोड़ा सा 0 टू ए, और यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको, ये वाला तो क्लियर है ना। अब आपको लेना है एम ए के बाद एम बी, एम ए के बाद लेना है आपको एम बी प्लस 7 के लिए। तो 7 के लिए कितना है आपका, सॉरी 7 के लिए नहीं, मतलब आपको 40 के लिए 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के लिए आपको यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ी
यहाँ से लिया इसको बी के लिए, यहाँ पे करा, थोड़ा मैंने यहाँ पे कर दिया। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद बच्चा कौन सा है, सी वाला बचा है ना। सी वाला कितना बचा है आपका, इस तरह है, इसको पैरेलल लाए। सी वाला मतलब है आपका 1 सेंटीमीटर। जब इसको यहाँ से पैरेलल लाए, आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो देखो 0 टू ए टू बी, बी टू सी। उसके बाद डी पे कितना है, सी के बाद क्यू का कितना दे रखा है, अब क्यू का एंगल दे रखा है ना, और क्यू का भी डिस्टेंस दे रखा है 6.3। तो देखो क्यू वाला भी आ जाएगा आपका इस तरह से। ये रोलर स्केल आपने यहाँ पे रखी, ये क्यू वाला यहाँ पे रखा रोलर स्केल, और रोलर को स्केल को रखते हुए यहाँ से गए और यहाँ पे आए, मतलब ये आपको 6.3, मतलब ये यहाँ पे गए आप इधर से, ये 6.3, तो ये हो गया आपका 6.3 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये सी से हो गया आपका क्यू, और क्यू के बाद फिर आपका बचा क्या है, डी बचा है। तो देखो डी में भी आप रोलर स्केल को यहाँ पे गए और इधर रखा, तो इसमें भी कितना है आपका 6.3, मीन्स आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो देखो अभी भी क्या ये बैलेंस हुआ क्या, मुझे बताइए। 0 टू ए टू बी टू सी से क्यू से ई बोल दिया, बैलेंस हुआ क्या ये, कितना मुझे बताइए, ये बैलेंस हुआ क्या। करेंगे जो बची हुई लेंथ है कौन सी है, ओ टू ई, इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, मिला दूंगा स्टूडेंट। तो देखो ये भी बैलेंस हो गया मेरा, ई टू ओ। तो देखो ये बैलेंस हो गया, मतलब मैंने क्या बोल दिया, 0.18 MP। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.18 MP। अब देखो अपना काम इजी हो गया, अब अपन ने सभी चीज निकाल ली। अब अपन को वापस वैसे ही करना है जैसे अपन ने करा था। क्या करना है अपन को, यहाँ पे लिखना है 0.18 MP इक्वल्स टू, क्या हो गया आपका, 4 पॉलीगॉन EO मल्टीप्लाई स्केल। तो EO की जो लेंथ है, तो देखो EO की जो लेंथ है, अब यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हो तो ये 5 पॉइंट समथिंग 4.5, मतलब 4.4 के समथिंग आ रही है। तो ये स्केल आ रही है 4.4 और मल्टीप्लाई स्केल 4.4 सेंटीमीटर। तो स्केल कितना लिया था अपन ने, क्या लिया था स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 केजी मीटर। तो आप रख दो यहाँ पे 10 केजी मीटर। तो देखो 0.18 MP इक्वल्स टू हो जाएगा 44 केजी मीटर। तो स्टूडेंट्स MP की वैल्यू भी आ गई है आपकी, तो वो आ गई 44/0.18। तो आपका जो आंसर आ गया 244.4 केजी। तो देखो आपका मार्क्स भी आ गया। तो आपने MP भी निकाल लिया है स्टूडेंट, क्या निकाल लिया आपने, MP भी निकाल लिया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बात करी एंगल की, तो स्टूडेंट एंगल बताइए। अब इसका बैलेंसिंग मार्क्स को यहाँ पर कैसे शो करोगे, अब देखो 0 टू ए टू बी टू सी से क्यू से ई, और ये इस तरह से। तो इसका एंगल कैसे आएगा, वो आएगा आपका, यहाँ से ले जाओगे आप इसको पैरेलल, ऐसे ले जाओगे और यहाँ पे रख दोगे भाई, ये आपका बैलेंसिंग आ गया। तो बैलेंसिंग कितना हो गया आपका MP। अब इसका एंगल भी निकाल लोगे। अब इसका एंगल निकालना बहुत इजी है। देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, यहीं से निकाल सकते हो इसको। ये एंगल है आपका कितना है, अप्रोक्सीमेट 65 के आसपास, 65 या 70 के आसपास, 72 के आसपास जो एंगल है, सपोज 72 एंगल आता है। अगर मान लो इसका एंगल 72 होता है,
तो आप क्या करोगे, यहां से लेकर ये एंगल, ये हो जाएगा आपका थीटा एम। तो थीटा एम कितना हो जाएगा, थीटा एम हो जाएगा आपका, थीटा एम हो जाएगा 180 प्लस 72। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 252। तो देखो 252 एंगल भी हो गया। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर भी आ जाएगा तो वो आपका कंसिडर माना जाएगा।